गाजा में युद्ध ने कैसे मिडिल ईस्ट को बदल कर रख दिया, दुनिया को कैसे बदला और कैसे जो पावर बैलेंस था वो चेंज होता हुआ नजर आया है। गाजा में 2 साल के युद्ध का असर सिर्फ उस छोटे इलाके तक सीमित नहीं रहा। इस संघर्ष का दायरा लेबनान, सीरिया, ईरान और यमन तक फैल चुका है, काफी व्यापक हो चुका है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इस युद्ध ने न सिर्फ मिडिल ईस्ट की राजनीति बदली है बल्कि दुनिया का इस क्षेत्र से रिश्ता भी अब नया रूप ले चुका है। दुनिया अब नए तरीके से देख रही है, नए रिलेशंस कायम कर रही है। यूनिवर्सिटीज कॉलेज लंदन यानी कि यूसीएल में पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस की एसोसिएट प्रोफेसर हैं जूली नॉर्मन। ये कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि हम इस बारे में कुछ भी बढ़ा चढ़ाकर बता सकते हैं। इन 2 सालों के बाद ये जो रीजन है और दुनिया कितनी बदल जाएगी, इसका असर बहुत गहरा होने वाला है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के नेतृत्व में, हमास की अगुवाई में इजराइल पर अटैक किया गया। इजराइल के हिस्ट्री का सबसे ये बड़ा हमला था, सबसे घातक हमला माना गया। इसमें लगभग 1200 लोग मारे गए, 251 लोगों को बंधक बना लिया गया। और थिंक टैंक चैथम हाउस के में मिडिल ईस्ट और नॉर्दर्न अफ्रीकन प्रोग्राम की डायरेक्टर डॉक्टर सनम वकील ने जब एक मीडिया हाउस को इंटरव्यू दिया तो उन्होंने जानकारी दी कि इस हमले ने उस धारणा को तोड़कर रख दिया कि इजराइल की सुरक्षा को भेदा नहीं जा सकता। इजराइल बहुत ही इंटैक्ट है। 2 साल की जंग का असर क्या हुआ? इजराइल जो गजा की सीमाओं, तटरेखा और हवाई क्षेत्र पर नियंत्रण रखता है, उसने गजा में भारी सैन्य कार्रवाई, मिलिट्री एक्शन शुरू किया। हमास के नियंत्रण वाले स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 2 साल में 68,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हुई। संयुक्त राष्ट्र इन आंकड़ों को मानता है। डॉक्टर नॉर्मन कहती हैं कि गजा में हुई तबाही और वहां के लोगों को लगा कि सदमा कल्पना से परे है और इसका असर पीढ़ियों तक रहेगा। वहीं इजराइल पर हमास का हमला और बंधक बनाने की घटना ने उस समाज को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है। वो कहते हैं कि 7 अक्टूबर के हमले से इस क्षेत्र में डोमिनो इफेक्ट, जब भी कोई एक घटना किसी दूसरी घटना को प्रभावित करे, डोमिनो इफेक्ट शुरू हो गया है। जैसे ही इजराइल ने गजा पर हवाई हमले शुरू किए, हमास से जुड़े जितने भी सशस्त्र गुट थे, जितने भी वेपन्स से लैस ग्रुप्स थे, लेबनान से हिजबुल्ला और यमन से हूती ने भी इजराइल पर अटैक शुरू कर दिया। यानी कई वॉर फ्रंट इजराइल के खिलाफ खुल गए थे। सीरिया और हमास सहित ये सभी गुट लंबे समय से ईरान समर्थित एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का हिस्सा रहे हैं। 3 रिपब्लिकन राष्ट्रपतियों के कार्यालय में उनकी कार्यकाल में उनकी विदेश नीति, उनकी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा रहे अमेरिकी राजनीतिक एलियट अब्राम्स कहते हैं कि इजराइल इन सब गुटों के खतरे में रह रहा था और इन्हें रोकने की कोशिश भी कर रहा था। लेकिन 7 अक्टूबर के बाद उसने तय किया कि अब सिर्फ प्रतिशोध, अब सिर्फ बदले से काम नहीं चलेगा। इजराइल ने पहले हमास, फिर हिजबुल्लाह और फिर ईरान पर हमला किया। यह उनकी सुरक्षा स्थिति के विश्लेषण में, एनालिसिस में एक बहुत बड़ा बदलाव माना गया। सितंबर 2024 में इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के सदस्यों के हजारों पेजर्स और वॉकी टॉकी में विस्फोट कराया और इसके बाद उसने देश में बमबारी शुरू कर दी और इसके बाद दक्षिण में जमीनी अभियान चलाया। इजराइल के हवाई हमले में हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह के साथ साथ उसके कई शीर्ष नेता मारे गए, कई टॉप कमांडर्स मारे गए, साथ ही उसके कई इंफ्रास्ट्रक्चर और वेपन्स को नष्ट कर दिया गया। 2 महीने बाद इजराइल में सीरिया में विद्रोहियों ने हिजबुल्लाह और ईरान के सहयोगी देश के राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। बशर अल असद की 24 साल की सत्ता 2 हफ्तों में गिर गई। डॉक्टर नॉर्मन के मुताबिक बशर अल असद शासन के पतन के क्षेत्र में हुए बदलाव और सीरिया में बने आंतरिक दबाव की भूमिका रही है। वो कहते हैं कि हिजबुल्लाह और ईरान के कमजोर होने के कारण बशर अल असद की सरकार को सहारा नहीं मिला। इस दौरान इजराइल ने सीरिया के सैन्य ठिकानों पर हमले किए ताकि भविष्य में सीरियाई क्षेत्र से हमले की संभावना न बचे। सीरिया के नए राष्ट्रपति और पूर्व में अलकायदा से जुड़े इस्लामी लड़ाके अहमद अल शरा ने कहा कि उनकी सरकार इजराइल से युद्ध नहीं चाहती और सीरिया की जमीन का इस्तेमाल किसी बाहरी हमले के लिए होने नहीं देगी किसी भी कीमत पर। इजराइल और ईरान के बीच युद्ध का खतरा कैसे बढ़ा? दशकों से मिडिल ईस्ट पर खतरा मंडरा रहा था, लेकिन हिजबुल्लाह के पास लॉन्ग रेंज मिसाइलों के साथ साथ हथियारों के बड़े भंडार की मौजूदगी से यह खतरा टलता चला गया। एलियट अब्राम्स कहते हैं कि इजराइल और ईरान सालों से एक दूसरे पर छद्म रूप से प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे थे, अप्रत्यक्ष रूप से और सीक्रेट तरीके से एक्शंस एक दूसरे के खिलाफ करते रहे हैं, अटैक्स करते रहे हैं, लेकिन दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे पर सीधा हमला नहीं किया, डायरेक्ट अटैक नहीं किया। लेकिन अप्रैल 2024 में और अक्टूबर 2024 में दोनों देशों के बीच तनाव एयर स्ट्राइक्स में तब्दील हो गया। वहीं जून 2025 में इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले किए, जिससे कि 12 दिन का युद्ध छिड़ गया। अमेरिका ने भी इसमें हिस्सा लिया और बंकर बस्टर बम गिराए, जिसके बाद कतर के साथ मिसाइल इजराइल और ईरान के बीच युद्ध विराम कराया गया। बड़े स्तर पर असर हुआ इसका। एलियट अब्राम्स कहते हैं कि व्यापक लेवल पर इसका असर देखने को मिला। इन सभी घटनाओं से इजराइल पर हमला करने के लिए ईरान का प्रॉक्सी सिस्टम अब लगभग खत्म हो चुका है। उनके मुताबिक हमास, हिजबुल्लाह और ईरान अब पहले से कहीं ज्यादा
उनके हिसाब से कमजोर है। वो कहते हैं कि ये जिस तेजी के साथ हुआ है वो पूरे क्षेत्र को हैरान करने वाला रहा है। इसका और व्यापक असर हुआ है। ईरान के एक और सहयोगी रशिया ने बशर अल असद की सत्ता के पतन के साथ साथ इस क्षेत्र में एक अहम साथी और समर्थक खो दिया। सीरिया में गृह युद्ध के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और सीरिया के मौजूदा राष्ट्रपति अहमद अल शरा एक दूसरे के विरोधी थे। इस दौरान रूस ने बशर अल असद की मदद के लिए क्रूर सैन्य बल का इस्तेमाल किया था। सीरिया में रूस के 2 बड़े सैन्य अड्डे हैं जिनसे उसे अफ्रीका में अपने सैन्य अभियानों में मदद मिली। शुरुआत में यह स्पष्ट नहीं था कि राष्ट्रपति अहमद अल शरा रूसी सैन्य अड्डों की मंजूरी देंगे या नहीं देंगे। अक्टूबर 2025 में रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ एक बैठक के दौरान राष्ट्रपति शरा, जो कि रूसी समर्थन और इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, उन्होंने कहा कि वो सभी पुराने समझौतों का सम्मान करेंगे, लेकिन दोनों देशों के बीच में जो रिलेशंस हैं वो अभी भी नाजुक बने हुए हैं। और एक्सपर्ट्स के अनुसार मिडिल ईस्ट में चीन का प्रभाव भी घटा है। डॉक्टर नॉमन कहती है कि युद्ध से पहले चाइना मिडिल ईस्ट में शांति और व्यापार के मीडिएशन के तौर पर उभर रहा था। उसने ईरान और सऊदी अरब के बीच राजनयिक संबंधों को बहाल करने के लिए एक समझौते के लिए मीडिएशन भी की थी, लेकिन गाजा युद्ध ने अमेरिका का ध्यान वापस मिडिल ईस्ट की ओर खींच लिया और चीन ने काफी हद तक पीछे हटने का फैसला भी किया। वहीं तुर्की अब सीरिया की नई सरकार का करीबी सहयोगी बन रहा है। डॉक्टर नॉमन कहते हैं कि दशकों तक सीरिया ईरान और रूस के प्रभाव में था, लेकिन अब तुर्की की काफी मजबूत भूमिका होने की संभावना जताई जा रही है। एक टर्निंग पॉइंट तब आया जब मिस्र और इजिप्ट और कतर के साथ साथ तुर्की ने भी गजा में युद्ध विराम में अहम भूमिका निभाई, सीज फायर कराने में। कतर, जहां हमास का राजनीतिक नेतृत्व है और हमेशा अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा है, मध्यस्थ की मुख्य भूमिका में था। सितंबर 2025 में इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा में हमास नेताओं पर अटैक किया, एयर स्ट्राइक की, जिससे कि कतर नाराज हो गया और गजा में सीज फायर में बाधा पहुंचाने की आशंका बढ़ गई। हालांकि एलियट अब्राम्स का यह मानना है कि अमेरिका के सहयोगी कतर पर हुआ यह अटैक युद्ध के अंत की दिशा में टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उसको वो टर्निंग पॉइंट के तौर पर देख रहे हैं। उनके मुताबिक इसके बाद कतर ने अमेरिका से सुरक्षा की गारंटी मांगी, जो कि ट्रंप ने दी भी। एलियट अब्राम्स ये भी कहते हैं कि इसकी कीमत में ये हमें इस युद्ध को खत्म करना होगा, इसलिए आपको हमास को सौंपना होगा। साथ ही राष्ट्रपति ट्रंप ने इस युद्ध को खत्म करने के लिए इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर दबाव बढ़ा दिया। साथ ही नेतन्याहू को कतर से माफी मांगने के लिए मजबूर भी किया। डॉक्टर नॉमन कहते हैं कि कतर, मिस्र और तुर्की ने हमास को बातचीत के लिए तैयार करने और ट्रंप के प्रस्ताव को गंभीरता से लेने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनका मानना है कि फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों का फिलिस्तीन को मान्यता देने पर भी असर पड़ा है। वो कहते हैं कि हालांकि कुछ पर्यवेक्षक इस कदम को पूरी तरीके से सिंबॉलिक मानते हैं, लेकिन इस स्टेप से उस रीजन में जो बाकी देश हैं उनको हमास पर सीज फायर के लिए दबाव डालने में थोड़ी सी आसानी हुई। अब इन सब के बीच में इजराइल अलग थलग पड़ गया। अक्टूबर में जो सीज फायर समझौता हुआ उसके पीछे गजा में इजरायली सेना के अभियान और वहां की मानवीय स्थिति को लेकर कई देशों में बहुत ही गुस्सा हुआ, जनाक्रोश बढ़ा। अगस्त में संयुक्त राष्ट्र के समर्थन वाली एक संस्था ने अगस्त में कहा था कि गजा में अकाल पड़ा है, जबकि इजराइल ने इसे झूठा बताया। अगले महीने सितंबर में संयुक्त राष्ट्र की एक जांच रिपोर्ट ने इजराइल पर गजा में फिलिस्तीनियों के खिलाफ नरसंहार का आरोप लगाया, जिसे इजराइल ने फिर से भ्रामक और गलत बता दिया, जिससे कि इजराइल के खिलाफ एक लहर सी कई देशों में, चाहे वो फ्रांस हो चाहे ब्रिटेन हो, खुलकर दौड़ उठी। इजराइल के खिलाफ खुलकर देश बोलने लगे। यूरोप की जनता भले ही गजा में इजराइल की सैन्य गतिविधियों को नरसंहार न कहे, लेकिन वो इसकी खुले तौर पर आलोचना करने लगी और यही भावना अमेरिका में भी फैल गई। कुल मिलाकर इजराइल आज इस क्षेत्र में एक सैन्य प्रभुत्व वाले देश की तरह दिखता है, लेकिन वो कहती हैं कि उसकी सैन्य गतिविधियों का एक नतीजा यह भी रहा कि इजराइल को इंटरनेशनल लेवल पर और रीजनल लेवल पर काफी कुछ झेलना पड़ा। इजराइल आज डेकेड्स पहले, दशकों पहले से कहीं ज्यादा अलग थलग पड़ गया है। संयुक्त राष्ट्र 1967 से फिलिस्तीन, जिसमें गजा और वेस्ट बैंक भी शामिल है, इजराइल अधिकृत क्षेत्र मानता है। अक्टूबर में गजा युद्ध विराम, गजा सीज फायर समझौते के बाद तीनों विशेषज्ञों का यह कहना है कि बहुत कुछ अभी भी निश्चित नहीं है, इनडेफिनिट है। हमास के हथियार छोड़ने से लेकर गजा के लिए धन, सुरक्षा बलों की व्यवस्था और क्या फिलिस्तीन की मान्यता का कोई भरोसेमंद रास्ता निकल पाएगा। फिर भी डॉक्टर नॉमन ये भी कहती है कि क्षेत्र पूरी तरीके से बदल चुका है और कुछ संबंधों में बड़े बदलाव आए हैं और भी बदलाव आएंगे। उनके मुताबिक मिडिल ईस्ट पर नए सिरे से ध्यान दिया जा रहा है, जिसके बारे में वो कहती है कि उम्मीद है कि इससे क्षेत्र में अब तक देखे गए युद्ध, वॉर्स, टेंशंस, संघर्ष के बजाय कुछ बेहतर करने के लिए नए सिरे से प्रतिबद्धता पैदा होगी।